जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्व मध्य काल के बारे में, जिसे राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पूर्व मध्य काल इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि इसके बाद जो है मध्य काल जो है प्रारंभ हो जाएगा। मध्य काल के यह ठीक पहले वाला काल है, इसलिए इसे पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक का चला है। देखिए, चंद्रवरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है कि माउंट आबू पर जब अग्निकुंड में हवन हुआ तो अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय हुआ था, ऐसा मानते हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश जो कि गुर्जर प्रतिहार वाला है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, उनके अलावा हम लोग यहाँ पर परमार, चालुक्य और चौहान वंश को देखेंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वाला जो वंश है वो गुजरात और राजस्थान के एरिया पर था। यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया पर यहाँ पर चौहान वंश था। मालवा वाले क्षेत्र पर परमारों का शासन था और चालुक्य थे, ये भी गुजरात पर भी इसका शासन था। तो पहला देखते हैं परमार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार को हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, वहीं पर उपेंद्र नामक एक शासक हुए, जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की। ठीक है, योग्य सबसे योग्य शासक की बात करें तो राजा भोज हैं, वह हुए थे। राजा भोज मालवा क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वही राजा भोज जो जिनके बारे में कहा जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसा करके। उन्होंने राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि धारा नगरी संस्कृत का उस समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, याद रखेंगे, संस्कृत का हर समय ज्ञान विज्ञान या फिर शिक्षा का कोई ना कोई केंद्र हुआ। उसी प्रकार धारा नगरी उस समय राजा भोज के टाइम पर संस्कृत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इन्होंने विशाल सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ, किसी न किसी चीज़ का विकास होता ही है, तो ज्योतिष का विकास उस समय सर्वाधिक हुआ था। अंत में जो है दिल्ली सल्तनत में यह जाकर मिल गया का मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया इस क्षेत्र पर। ठीक है, पूरा फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि धीरे धीरे जो है इस्लामिक आक्रांताएँ आते गए और आते गए। साले कमीनों ने फिर अपने भूखे नंगे की धरती से आते गए और यहाँ आकर सब चीज़ लूटना शुरू कर दिया था। ठीक है, गुजरात का चालुक्य सोलंकी। ठीक है, सोलंकी वाला चालुक्य। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कल्याणी वाला चालुक्य, बेंगी वाला चालुक्य, ठीक है, वो बादामी का चालुक्य, ये वाला चालुक्य नहीं है। ये चालुक्य है गुजरात वाला चालुक्य, जो कि सोलंकी वाला जो राजपूत वंश है वह है। इसके संस्थापक हुए थे मूलराज। मूलराज के बाद हुए थे भीम प्रथम। भीम प्रथम के सामंत हुए थे एक, जो कि सामंत और सेनापति दोनों थे, विमल शाह। ठीक है, विमल शाह नाम था इनका। इनके 2 अधिकारी थे, वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल के नेतृत्व में इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? भीम प्रथम के सेनापति और सामंत विमल शाह ने अपने 2 अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल के नेतृत्व में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, बहुत ही भव्य मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। महमूद गजनबी ने उसी समय पर सोमनाथ को लूटा था। भीम प्रथम वहाँ के शासक थे, उसी टाइम पर सोमनाथ को लूटा था। ठीक है, और इन्होंने भीम प्रथम को हरा दिया था। इस महमूद गजनबी ने क्या किया था? भीम प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, ऐसे हार वार जाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। इसी टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य होते, या फिर सम्राट अशोक होते, राजेंद्र चोल होते, हर्षवर्धन होते, तब न पता चलता। इसलिए तो हर्षवर्धन के बाद न पूरा राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई थी, क्योंकि 641 से 649-50 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद फिर राजनीति का स्थिरता आ गई। और देखिए नहीं, 800 से 1200 का ही समय है। इसके बाद पहले हम लोगों ने जितना भी छोटा मोटा राजवंश पढ़ा है, वो सब क्या है, 600, 500, 400 यही मतलब आसपास का है। जब क्या कहते हैं, हर्षवर्धन का मतलब उनका मतलब सत्ता समाप्त हुआ, तभी न कन्नौज पर राष्ट्रकूट, पाल और इधर से गुर्जर प्रतिहारों का क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है ना। तो उसके बाद कोई शासक ऐसा हुआ ही नहीं प्रतापी, सब लोग हारते गए। और ऊपर से जो थे जयचंद जैसे लोग भी साथ देते गए, और पूरा हमारा भारत फिर आज़ादी के लिए फिर लड़ता रहा, कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा। ठीक है, देखिए उसके बाद सबसे प्रतापी शासक हुए थे चालुक्य सोलंकी वंश में भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी का यह भारत में पहला पराजय था। ठीक है, जो 1191 में हम तो क्रमशः तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी के साथ देखते हैं, वही मोहम्मद गोरी से 1178 में भीम द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, अंत में यह भी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश जो है वह पूरी तरह से राजस्थान वाले एरिया में रहा है। ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में कौन सा रहा है? चौहान वंश रहा है।
चौहान वंश जो है उसे जंगल देश या फिर सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सपादलक्ष का अर्थ होता है 1.25 गाँव, ठीक है, 1.25 गाँव। इसका जो राजधानी है वह अहिच्छत्रपुर था, अहिच्छत्रपुर के नाम से, ठीक है। राजधानी जो है अहिच्छत्रपुर, ये पूर्वी मतलब क्या कहते हैं अरावली पर्वत के आसपास वाला एरिया था। चौहान वंश में चंद्रवरदाई के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, हवन कुंड से राज चौहान जो है वो उत्पन्न हुए थे। इसके जो संस्थापक थे सिंह राज या फिर वासुदेव जिन्हें कहा जाता है, वो चौहान वंश के संस्थापक रूप में थे। सबसे योग्य शासक हुए अरुणोराज। अरुणोराज सबसे योग्य शासक इसमें कहे गए। संस्कृत के विद्वान थे विग्रहराज चतुर्थ, विसल देव के दरबार में या फिर यह रहते थे, ठीक है। हरिकेली नाट्य के इन्होंने मतलब एक पुस्तक लिखा था। वाकपति राज जो है उन्होंने सबसे पहले चौहानों में महाराज की उपाधि धारण की थी वाकपति राज ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप देखते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी हैं, पृथ्वीराज तृतीय इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इन पृथ्वीराज चौहान जी को राय पिथौरा के नाम से ही जाना जाता है। ये पहले ऐसे शासक हुए थे चौहान वंश के जिन्होंने दिल्ली को जीता था। दिल्ली को जीत कर इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली थी। चौहान वंश की काफ़ी विस्तार कर लिया था इन्होंने। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, माता और इनकी संरक्षिका माता के रूप में थी कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी जो है वो त्रिपुरी का एक कलचुरी राजा थे, नाम था उनका अचल राज, उनकी वो पुत्री थी, ठीक है। तो दरबार में इनके जयानक नाम के विद्वान, चंद्रवरदाई नाम के विद्वान, ठीक है, विश्वरूप, बागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, आशाधार, पृथ्वी भट्ट के नाम से जितने लोग हैं वो रहते थे। चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट कहीं कहीं पर एक ही व्यक्ति के नाम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी भट्ट और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों का एक ही समय पर जन्म हुआ था। काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, राज्य कवि थे चंद्रवरदाई, इनके प्रिय मित्र भी थे और इनका मृत्यु भी एक ही समय पर हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चंद्रवरदाई, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो जयचंद के साथ इन्होंने 1191 में मिलकर मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ा था। देखिए हुआ ये था कि पंजाब के एक राज्य में मोहम्मद गोरी धीरे धीरे इधर से आते हुए भूखों नंगों के देश से आते हुए हमारे भारत तक पहुंचा और पंजाब के एक राज्य में जाकर ये मतलब शासन कर लिए। तो ऐसा करने पर पृथ्वीराज चौहान ने उनको समझाया, टोका, लेकिन वो नहीं माने और इससे इन दोनों में विवाद हो गया। और दूसरा कारण ये भी दिखाया जाता है कि मोहम्मद गोरी का एक भगोड़ा भाई था जिसको पृथ्वीराज चौहान जी ने शरण दिया था, ठीक है। तो शरणार्थी की रक्षा है तो इन्होंने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था और इतने जोर शोर से लड़े थे, जयचंद भी इनके साथ ही लड़े थे, ठीक है। तो उस समय इन्होंने बहुत ही वीरता दिखाई थी और इनकी सेना जो है तराइन के प्रथम युद्ध में 1191, याद रखिएगा डेट आप लोग, ठीक है। 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पटक पटक के मारा था। इतना पटक पटक के मारा था कि बहुत सारी हानियाँ हुई थी इसे। फिर ये अपने रोते बिलखते फिर अपने देश वापस चला गया था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था कि जयचंद की एक बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे, बचपन से ही किस्से कहानियाँ सुनती थी और इनको पहली बार देखा नहीं था, कभी भी देखी नहीं थी वो, केवल इनका वर्ण किया और वर्ण किया तो पृथ्वीराज चौहान जी का धीरे धीरे जयचंद जो है अपमान भी करने लगा। इसका कारण यह था कि 1191 के युद्ध में जब इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा लिया तो फिर दिल्ली के तख्त पर यानी कि सिंहासन पर बैठने की इच्छा जयचंद की भी थी, लेकिन जयचंद को ना बैठाकर पृथ्वीराज चौहान जी बैठे और जो कि वास्तविक में अधिकारी भी थे, ठीक है। तो और उसके बाद ये हुआ कि जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उन्होंने वर्ण किया पृथ्वीराज चौहान जी का और उनके स्वयंवर के समय पृथ्वीराज चौहान जी ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के पश्चात उनसे प्रेम विवाह भी किया था। तो जयचंद इनके विरोधी हो गए, ठीक है। जयचंद ने फिर अगले साल ही मार खा के भागा था अपने देश अफगानिस्तान से, फिर आया गोर का नाम मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद गोरी इसलिए है क्योंकि वो गोर नामक जो जनजाति थे उसका मोहम्मद हुआ करता था, सरदार हुआ करता था, इसलिए मोहम्मद गोरी कह देते हैं। उनका नाम कुछ और ही था, ठीक है। 1191 में यानी कि अगले साल जस्ट फिर से मोहम्मद गोरी छुड़ाने के लिए आया। इसे तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में अब जयचंद जो है विरोधी हो चुका था, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, इसमें सारे राज बता दिए। इससे हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो लड़े, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े, लेकिन कुछ कपट उनके साथ हुआ और उसके बाद फिर युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, क्योंकि
एक मतलब युद्ध की नीति होता है, उस नीति को मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया था, ठीक है। और इस तरह से फिर उसने पराजित किया। भारतीय इतिहास का यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, क्योंकि इसके बाद न मुस्लिम आक्रांताओं को कोई बड़ा युद्ध लड़ना नहीं पड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ पर भारत में आकर सेटल होते गए थे। नाट्यरंभा नामक घोड़ा और राम प्रसाद नामक हाथी पर चढ़कर पृथ्वीराज जी ने इस युद्ध को लड़ा था। 1194 में फिर जयचंद को चंदवार के युद्ध में टपका डाला मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। मोहम्मद गोरी का फिर गुलाम एक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ दिया और मोहम्मद गोरी अपना वापस चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया। दिल्ली सल्तनत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थी तराइन के युद्ध के बारे में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये था भारत के प्राचीन इतिहास में का आखिरी। कल से हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।